आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हम हैं एक शूटर के पास, शांतनु शूटर के नाम से यहाँ मशहूर हैं। और इनकी कथा है प्रशासनिक और सरकारी अमले में एक क्लर्क की और सुपरिटेंडेंट की कितनी पावर होती है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। बात है शांतनु ठाकुर, जिन्होंने 2013 में शूटिंग के लिए आर्म्ड लाइसेंस बनवाया था और यहाँ शूटिंग रेंज चलाते हैं। तो इनके लाइसेंस को रिन्यू करके मात्र 30,000 रुपये के लिए पिछले 4 साल से ये धक्के खा रहे हैं। और इनको किस तरह से क्या व्यथा है, ये इन्हीं से जानते हैं, शांतनु से। जी भैया, नमस्कार। पहले तो आप ये बताएंगे अपने बारे में कि आप किस स्तर तक शूटिंग रेंज में खिलाड़ी रहे हैं। जी, मैं शूटिंग में इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ और नेशनल रिनाउंड शॉट शूटर हूँ। और अभी मैं एज अ कोच बच्चे तैयार कर रहा हूँ पलवल और फरीदाबाद में, दोनों जगह मेरी शूटिंग रेंज है। और ये मसला है जी, 2013 में मुझे आर्म लाइसेंस बना था मेरा पलवल से। और उस वक्त डीसी अतुल त्रिवेदी जी ने ये लाइसेंस बनाया था मेरा, जो कि उसके बाद 2016 और 2019 में मेरा रिन्यू भी हुआ। 2022 में मेरा लाइसेंस फिर रिन्यू होना था। तो जब मैंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई करा तो हमारे पलवल एसडीएम ऑफिस में एक क्लर्क है मुकेश कुमार जी। तो मैंने उनको जब अपनी फाइल दी तो वो ये बोले कि भाई आपके लाइसेंस पे 3 हथियार हैं और अब सरकार का ये नियम है कि भाई एक आदमी के हथियार लाइसेंस पे केवल 2 ही हथियार हो सकते हैं। तो आप अपना एक हथियार बेच के और फिर अप्लाई करो, उसका कागज हमें दो। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा भाई साहब मेरा जो लाइसेंस है ये स्पोर्ट्स कोटा है और मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं और सरकार का गजट है गृह मंत्रालय का, भारत सरकार का, जिसके अनुसार मैं 10 हथियार के लिए एलिजिबल हूँ। तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को हथियार बेचने की आवश्यकता है। उन्होंने मेरे कागज देखे और बोले ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, आप दे जाओ फाइल। उन्होंने मेरी फाइल लेके रख ली। उसके कुछ समय बाद मैंने उनसे संपर्क करा कि जी मेरे लाइसेंस का क्या रहा। तो वो ये बोले मेरे से कि भाई वो आपको एक हथियार बेचना पड़ेगा और तभी रिन्यू होगा, और अगर आप चाहते हो कि आपको वो हथियार रहे तो आपको उसके लिए कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा। मैंने कहा जी खर्चा पानी किस बात का? तो बोले क्योंकि आपके 2 ही हथियार अलाउड हैं और आपके पे 3 हैं, तो अगर आपको चाहिए कि तीनों हथियार आपके रहें तो फिर आप देख लो। मैंने कभी खर्चा पानी किया तो उन्होंने मेरे से 30,000 रुपए की मांग करी। कितने पैसे? 30,000 रुपए, यानी कि अगर मैं समझूं तो 10,000 रुपए हथियार के हिसाब से समझ लो, या जो भी उन्होंने लमसम 30,000 रुपए मुझसे मांगे। तो शुरुआत में तो मेरे को लगा है शायद वैसे ही मजाक कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब मैंने आपको गजट भी दिखाया था भारत सरकार का, मैंने आपके सर्टिफिकेट भी आपको दिए हैं, और इससे पहले भी जो नियम आप बता रहे हो उस नियम के बाद तो मेरा लाइसेंस रिन्यू हो चुका है। 2 हथियार का जो नियम आया था भारत सरकार का, उसके बाद तो मेरा लाइसेंस रिन्यू हो चुका है। तो फिर वो बोला कि नहीं भी अगर लाइसेंस आपको करवाना है रिन्यू तो आपको भी पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं वहां से आके, और भाई हमारे क्षेत्र के जो सांसद हैं, मंत्री हैं, मैं उनके कार्यालय पे गया, वो वहां मौजूद नहीं थे, पर उनके वहां स्टाफ से मैंने बताई अपनी कहानी। तो उन्होंने एसडीएम को तभी फोन करके मेरे फेवर में कहा कि भाई ऐसे ऐसे स्पोर्ट्समैन है, उसका लाइसेंस आप रिन्यू करके दें। और मैं फिर जाके एसडीएम मैडम से मिला, शशि वसुंधरा जी उस वक्त एसडीएम थी। तो मैंने उनको बताया कि जी ऐसे मेरा लाइसेंस है तो और वो रिन्यू होना है। तो बोली कोई नहीं, मैं आपका 1-2 दिन में कर दूंगी रिन्यू। और उन्होंने तभी अपने इसको मुकेश कुमार को बुलाया और बोला भाई इनकी फाइल पुटअप करो। ये कह के भाई मैं भी बाहर आ गया, और वो भी बाहर आते ही वो गर्म हो गया। तो बोले भाई अब तुम रिन्यू करा के दिखा देना, तुमने जो शिकायत करी है। हाँ, क्लर्क ने मेरे से कहा कि भाई अब तुम लाइसेंस रिन्यू करा के दिखाना। मेरे को ये था कि भाई अब एसडीएम की बात हो ही गई है तो क्लर्क ही क्या कर लेगा, कागज मेरे सारे ओके हैं। मैं जी अपना आ गया। अब उसके बाद मैं हर 2-4 दिन में पता करूं तो हाँ हाँ सब करें, पर लाइसेंस मेरे को नहीं मिले। तो मैं परेशान हो गया। फिर मेरे अपने शूटिंग के टूर्नामेंट भी, मैं एज ऑफिशियल भी रहता हूँ मैचेस में, तो मैं हर 15-20 दिन में जाता, इस तरीके से बोले हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। फिर इस दौरान फिर एसडीएम की बदली हो गई, दूसरे एसडीएम आ गए, तो मैं मिलता रहा, और ऐसे करके 2022 से 2024 आ गया। 2024 में मुझे ऑफिस के ही किसी क्लर्क के थ्रू मैंने कहा कि भाई मैं ऐसे परेशान हो रहा हूँ और भाई क्या दिक्कत है, मेरे समझ नहीं आ रहा, मैं मिलता हूँ, वो हाँ कर देते हैं पर मेरा लाइसेंस मुझे नहीं मिलता। तो उन्होंने फिर जब फाइल वगैरह देखी तो उसमें पता चला कि जिस दिन उन्होंने मेरे से रिश्वत की मांग करी थी उस दिन के बाद एक लेटर मेरे नाम से इशू करा गया, जिसमें मेरे उस पर ऑब्जेक्शन लगाई गई कि भाई इनके पास 3 लाइसेंस हथियार हैं जबकि इनके 2 होने चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो कॉपी उन्हें मुझे देनी थी वो कॉपी भी उसी फाइल में थी और ऑफिस कॉपी भी उसी फाइल में थी। यानी मुझे वो जो उस क्लर्क ने देखा, क्योंकि जैसे उन्होंने फाइल खोली ना तो उसमें वो दोनों पेज मिल गए, जिसमें एक मेरी कॉपी और जो होती है उसमें लिखा होता है ना, टिक करा होता है कि ये शांतनु के लिए है, ये उसके लिए है, तो मेरी कॉपी भी और उनकी अपनी कॉपी भी, दोनों ही।
तो इस पे फिर ये बात आई कि भाई आपने जब उनको बताया ही नहीं है, वो 2 साल से बंदा परेशान हो रहा है, और फिर मेरे को बुलाया गया और उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे ऐसे आप लिख के दे दो कि भाई ऐसे स्पोर्ट्समैन हो आप, सर्टिफिकेट आपने सारे दे दो। तो मैंने जी एक नई एप्लीकेशन दोबारा से कि भाई मैं ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, सारे कागज उनको लिख के मैं दे आया। उसके बाद फिर मैंने पता करा 10-5 दिन बाद, तो पता चला कि वो जो कागज मैं दे के आया था वो उन्होंने घुमा दिए। उन्होंने बोला कि दोबारा दे दो। मैंने इस बात पे बड़ी आपत्ति और गुस्सा भी करा। मैंने कहा जी जानबूझ के मुझे हैरास कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको पैसे नहीं दिए थे, बाकी और कोई बात नहीं, तो फाइल में कागज कैसे खो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप हमारी मान लो और आप दोबारा दे दो। मैंने जो दोबारा कागज दे दिए। तो इस तरीके से, यानी कि एक बार तो मैंने शुरू में जो अप्लाई करी फाइल जिसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ था कि भी मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, सारे कागज थे, उसके बाद दोबारा उसका तिबारा 3 बार मैंने अपने कागज जमा कराए। तो क्या पूरी फाइल 3 बार बना हाँ जी। फिर तीसरी बार मैंने थोड़ी समझदारी ये करी कि मैंने उनको दिया, उसकी रिसीविंग ले ली, क्योंकि उससे पहले रिसीविंग नहीं थी, तो ये कह रहे थे भी खो गई, तो मैंने वो रिसीविंग ले ली। उसके बाद जी वो फाइल चली। जब मैंने फिर और 15-20 दिन बाद पता करा कि जी अब क्या चल रहा है, तो बोले कि जी आपकी जो लाइसेंस बना था ना, उस वक्त आपकी वेरिफिकेशन नहीं हुई थी सर्टिफिकेटों की कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो वो वेरिफिकेशन करवानी है हमें। मैंने ये बोला, मैंने कहा जी 2013 का मेरा लाइसेंस बना है और एक आईएएस अधिकारी ने बनाया है, तो क्या उसने वैसे ही बना दिया? तो जिस पर मुकेश कुमार ये बोले कि ये तो डीसी ऐसी बना देते हैं। क्या कहा? कि डीसी तो ऐसे ही बना देते हैं लाइसेंस। मैंने उनसे ये भी कहा, मैंने कहा आप डीसी से भी बड़े हो। तो बोले भाई हम तो वेरिफिकेशन करवाएंगे। इस पे मैंने कई अधिकारियों से संपर्क भी करा। मैंने कहा जी ये केवल लिंगर ऑन करा जा रहा है मेरे मामले को। 2 साल मेरे पहले हो चुके हैं, क्योंकि जैसे मेरा लाइसेंस रिन्यू नहीं है, ना तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, ना मैं कहीं से एमिनेशन ले सकता हूँ, ना मैं हथियारों को कैरी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा लाइसेंस रिन्यू नहीं है। मेरे को बहुत नुकसान हो रहा है। पर ये सबके आगे हुई वेरिफिकेशन का ऐसा राग गाता, सबने मुझसे ये कहा कि भाई वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपको दिक्कत क्या है, अब वेरिफिकेशन हो जाने दो, आप ही के हित की बात है। तो सब पीछे हट गए। मैंने भी कहा मैं चलो भी तुम करवाओ वेरिफिकेशन, जब मैंने 2 साल इंतजार कराया तो मैं और कर लूंगा। इन्होंने जी फिर हमारी नेशनल फेडरेशन को लेटर लिखा कि भाई शांतनु किस इस तरह का खिलाड़ी है, इसका लाइसेंस क्या ऐसा होना चाहिए, कितने वेपन, इन्होंने वो चिट्ठी लिखी, जिसके जवाब में फेडरेशन ने इनको लिख के भेज दिया कि सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल है और ये रिनाउंस आउट कैटेगरी में आते हैं। और रिनाउंस आउट कैटेगरी भारत सरकार के गजट के अनुसार इसमें मेंशन्ड भी है। ये भारत सरकार के गजट में आपको दिखाना चाहूंगा, ये है जी, ये मैंने उन्हें पहले भी दिखाया था, इसकी कॉपी भी दी थी। इसमें सब कुछ मेंशन है जी, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। ठीक है जी। अब जब उसमें आ गया, वेरिफिकेशन हो गई, तो उसके बाद वो ये बोले कि भाई जो आपके लाइसेंस पे हथियार है ना, ये खेल के नहीं है। ये ऑब्जेक्शन लगा दिया। हाँ, ये तो सेल्फ प्रोटेक्शन के हैं। मैंने कहा जी खेल के हथियार कैसे होते हैं और वो कैसे होते हैं, आप कैसे बताओगे? तो बोले नहीं, इसलिए हमें गन हाउस से पूछेंगे कि भाई आपके हथियार खेल के हैं या सेल्फ प्रोटेक्शन के हैं। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी ऐसा है, गजट जो है वो ये कहता है बोर मेंशन होते हैं, और फेडरेशन भी ये कहती है कि भाई आप किसी भी चीज के एडवांटेज नहीं ले सकते, डिसएडवांटेज ले सकते हो। मैंने कहा मैं इन सब हथियारों से गेम खेल सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे को एडवांटेज नहीं मिलेगी। डिसएडवांटेज तो आप कुछ भी ले सकते हो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैंने और उनको गजट भी दिखाया, जिसपे वहां मौजूद सुप्रीडेंट और मुकेश कुमार दोनों ने ये कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हम तो लेटर लिखेंगे। मैंने उनसे कहा भी ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, आप पढ़ लिख के यहाँ लगे होगे, पर उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, यानी कि मैं कहूं कि उन्होंने पढ़ना ही नहीं चाहा, और उन्होंने फिर वो लेटर बनाने लगे। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैंने कहा आप एक चीज बताओ कि भाई आप गन हाउस से क्या पूछो, गन हाउस एक प्राइवेट संस्था होती है भाई, अगर लेटर लिखोगे तो आप फेडरेशन को लिखोगे या किसी सरकारी उसको लिखोगे। तो इन्होंने फिर वो मेरी फेडरेशन के नाम दोबारा लेटर लिख दिया कि भाई कौन कौन से हथियार इसको अलाउड हैं और ये है रिनाउंस आउट कैटेगरी में, आप वो पढ़ोगे उसमें सारा कुछ मेरा मेंशन करके। तो उस पर फेडरेशन ने इनको जवाब भेज दिया कि हाँ भी इस गजट के अनुसार जो इसको हथियार अलाउड कर रखे हैं वो सारे इसको अलाउड हैं, ये इनके सबके लिखा हुआ है, और मेरे वेपन ये ही है, कोई मेरा ऐसा नहीं है कोई एनपीवी प्रोहिबिटेड बोर का मैंने कोई हथियार ले रखा हो। आ गया जी। उसके बाद से मेरे मामले को लिंगर ऑन कर रहे थे। अब इन द मीन टाइम मुझे ये पता चलता है कि मेरा लाइसेंस तो 2022 में रिन्यू हो चुका है, केवल ये मुझे कॉपी नहीं दे रहा। यानी कि जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं 2 साल से, वो लड़ाई तो पहले ही खत्म है, मेरा लाइसेंस रिन्यूड है, मुझे कॉपी नहीं देके घुमाया जा रहा है। तो क्लर्क की वजह से, हाँ, वो एक क्लर्क घुमा रहा है जी, जबकि लाइसेंस रिन्यू है। फिर मैंने जो मेरा लाइसेंस वहां जमा हुआ था, क्योंकि जब आप लाइसेंस रिन्यू कराते हैं लाइसेंस की कॉपी आपकी जमा होती है, जिसपे फिर आपके जो भी अथॉरिटी है वो साइन और स्टैंप करके देती है कि आपका लाइसेंस तब से तब तक रिन्यू है। और अब ऑनलाइन पोर्टल नडाल पे भी इसको चढ़ाया जाता है कि अभी ये लाइसेंस, ताकि कोई भी अथॉरिटी कहीं भी पूरे भारतवर्ष में इसको चेक कर सके। तो जब मुझे पता चला कि मेरा लाइसेंस रिन्यू है, तो मैंने नडाल इसी माध्यम से खुलवा के नडाल पे चेक करवाया, तो उसमें मैंने पाया कि मेरा लाइसेंस 2027 तक रिन्यूड है ऑलरेडी।
फिर मैंने यहाँ ऑफिस में से वो कॉपी निकलवाई अपने लाइसेंस की, तो उस कॉपी पे भी डीसी पलवल के ऑर्डर नंबर है कि भी इस ऑर्डर के तहत रिन्यू कर दिया गया, केवल एसडीएम के साइन नहीं हुए। तो अब मेरा ये सवाल बना कि भी सबसे पहली बात तो ये है कि जब मेरा लाइसेंस रिन्यू हो चुका है तो मुझे 2 साल तक क्यों घुमाया जा रहा है, किस बात की वेरिफिकेशन करवाई जा रही है। ये बात मैंने फिर उच्च अधिकारी के संज्ञान में भी लाई, और समाधान शिविर एक हमारे मुख्यमंत्री जी ने चला रखा है कि अभी समाधान शिविर में आके अपनी समस्याएं बताएं। मैं जी 17 फरवरी को समाधान शिविर में गया, 17 फरवरी 2025 को। इस सारे मामले के बाद अपनी पूरे सारे कागज इकट्ठे करके मैं गया, वहां एडीसी महोदय थे, उस दिन डीसी साहब छुट्टी पे थे, तो मैंने एडीसी साहब के सामने जैसे रखा तो एडीसी साहब ये बोले कि भाई ये जो आपका लाइसेंस का काम है डीसी साहब ही देखते हैं और वो आज छुट्टी पे हैं, तो आप कल आके एक बार डीसी साहब से मिल लेना और बाकी आपकी फाइल में मार्क कर रहा हूँ। मैं उनको देके अपना आ गया जी। थोड़ी देर बाद मेरे को सीटीएम ऑफिस पलवल से फोन आया कि जी आप एक बार यहाँ आइए, सीटीएम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैं गया सीटीएम साहब के पास क्योंकि वो एडी साहब से मार्क होके आई थी। उन्होंने मेरे से विषय पूछा, मैंने उनको सारा विषय बताया, सारे कागज दिखाए, नडाल का दिखाया, अपने लाइसेंस का दिखाया कि ये देखो जी ऑर्डर नंबर वगैरह सब हैं। और उनसे मैंने एक चीज पूछी, मैंने कहा सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि जब मेरा लाइसेंस रिन्यू हो चुका है तो कोई भी जो वेरिफिकेशन होती है वो काम होने से पहले होती है, काम होने के बाद नहीं होती। जब लाइसेंस रिन्यू हो गया, आपके जो भी सवाल थे वो लाइसेंस रिन्यू होने से पहले होने चाहिए थे। ये सारे कागज इसने, जब मैंने इसको पैसे देने से मना कर दिया उसके बाद इसने ये सारे ऑब्जेक्शन लगाए हैं, और कभी वेरिफिकेशन, कभी कोई जानकारी, कभी कोई जानकारी। ये मुझे 2-2.5 साल से परेशान कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा जी जो ये कर रहे हैं वेरिफिकेशन के नाम पे या जो कुछ भी, वो एक बार में करा जाता है। भाई आपकी जो भी ऑब्जेक्शन है मेरे प्रति कि भाई मेरा लाइसेंस गलत है या मेरे हथियार गलत हैं या मैं किस कैटेगरी में, एक ही लेटर में आना चाहिए। मैंने कहा इसने पहले एक चिट्ठी लिखी, उसके जवाब आने के बाद फिर दूसरी चिट्ठी लिखी, इसने एक ही चिट्ठी में सब कुछ क्यों नहीं पूछ लिया? जो जो आपके ऑब्जेक्शन है, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि भाई आज आपने एक ऑब्जेक्शन लगाया, उसका जवाब आ गया, अब मैं दूसरा लगाऊंगा, फिर मैं तीसरा लगाऊंगा। भाई एक ही बार लगते हैं। तो मैंने कहा सर ये सब चीजें देखिए, मेरा लाइसेंस रिन्यूड है और मेरे को जिस तरीके से चल रहा है ना, आप खुद समझदार हैं, आप देखिए कि भाई ये केवल मेरे मामले को लिंगर ऑन कर रहा है, परेशान कर रहा है, जो इसने मेरे को उस दिन धमकी दी थी, और कोई मसला नहीं है इसमें। तो फिर उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी, उसके बाद उन्होंने मेरे से बयान करवाया और उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि विदिन 6-7 डेज आपको आपका लाइसेंस मिल जाएगा, परेशान ना हो। एडीसी ने कहा, सीटीएम साहब ने, ठीक है जी। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। 7-8 दिन बाद मैंने सीटीएम साहब से पता करा कि जी मेरा वो आपने कहा था, तो वो बोले कि भाई डीसी साहब छुट्टी पे थे, मैंने आपका केस बना के भेज दिया है और डीसी साहब देख लेंगे, आपका हो जाएगा, परेशान मत हो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ऐसा है कि मेरे को न्याय चाहिए, लाइसेंस आप दे दोगे, मैंने इसके खिलाफ भी तो कोई एक्शन होना चाहिए। बोले नहीं वो हम डिपार्टमेंटल देखेंगे, आप परेशान मत हो, आपका 4-5 दिन में काम हो जाएगा। उसके बावजूद भी मुझे मेरा काम नहीं हुआ। मैं दोबारा सीटीएम साहब के पास गया तीसरी बार, मैंने कहा सर वो नहीं हुआ। तो सीटीएम साहब ने कहा जी आप एक बार डीसी साहब से मिल लो। मैं डीसी साहब के पास गया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे है मेरा मामला, और 1 महीना लगभग हो गया अब इन बातों को। 17 फरवरी को मेरी कंप्लेंट थी, आज 17 मार्च है, समाधान शिविर में। हाँ जी। तो डीसी साहब ये बोले कि भाई मेरे तो संज्ञान में ये मामला नहीं है, आज आप बता रहे हो। मैंने कहा चलो जी आज बताया तो आप अब इस पे कार्रवाई कर लो। उसके बाद मैं जी समझ गया कि यहां से मुझे कोई लाभ नहीं मिलना। मैंने उसकी एक कंप्लेंट चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को करी और एक कंप्लेंट लोकायुक्त हरियाणा के यहाँ भेजी। तो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से जी चिट्ठी मेरे पास भी आई कि भाई हमने आपकी ऐसे फाइल डीसी पलवल के पास भेजी है और आपका वो करके आपको सूचित करेंगे, इस तरीके की। उसको भी ये दबा गई जी, उसका मेरे पास अब तक उसका कोई वो नहीं है कि क्या हुआ उसमें या क्या चल रहा है। अब मेरे पास लोकायुक्त के यहाँ से इंफॉर्मेशन आई कि मेरे केस में इस तरीके से 13 जून की डेट लगाई है और 6 तारीख को इनके पास वो आई है। तो उसकी एवज में अब मुझे एडीसी साहब ने 25 तारीख को बुलाया है अपना पक्ष रखने के लिए सारे कागजों के साथ। अब हाँ जी, यही 25 जो आ रही 25 मई। अब मैं थोड़ा ये भी परेशान हूँ, 25 मई को संडे है। अब भाई अगर संडे को भी अधिकारी काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ये मेरा विषय है जी, अभी तक मेरा समाधान हुआ नहीं है और मुझे जो अब आस है थोड़ी बहुत तो लोकायुक्त के यहाँ से ही है, क्योंकि बाकी तो ये दबा रहे हैं। दूसरा मैं ये नहीं समझ पा रहा, जब मुख्यमंत्री जी इतना वो कर रहे हैं कि भी समाधान शिविर में समस्याओं का समाधान होना चाहिए, तो मेरे समझ में तो समाधान शिविर भी नहीं आ रहे। 17 फरवरी की कंप्लेंट और अब जाके लोकायुक्त के ऊपर आप एक्शन ले रहे हो, अपने उस पर तो आपने कुछ लिया ही नहीं, दबा के बैठे हो। तो आपसे जो क्लर्क मुकेश आपने नाम बताया, मुकेश को यदि उसके अनुसार 30,000 रुपए दे देते तो आपका लाइसेंस आपको मिल जाता? हाँ, क्योंकि आप ये देखिए उसने जो मेरे से रिश्वत की मांग करी है ना, जो जब मैंने सारे कागज इकट्ठे करे तो मेरे को ये समझ में आया कि इसने मेरा लाइसेंस रिन्यू होने के बाद मुझसे पैसे मांगे थे।
अच्छा, उससे पहले रिन्यू हो चुका था ऑन ऑन रिकॉर्ड? हाँ जी, ये तो अब मेरे को रिकॉर्ड अब मिला है ना जी, तब तक तो मुझे ये था 2 साल तो मैं यूं ही भटकता रहा कि मेरा लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है। जब मेरे को ये पता चला और मैंने सारे कागज निकलवाए, तब मुझे समझ में आया कि जिस वक्त मेरे से पैसे मांगे गए उस वक्त मेरा लाइसेंस रिन्यू हो चुका था। इसने तो केवल ये था कि रिन्यू हो चुका है, अब लाइसेंस की कॉपी देने के नाम से पैसे ले लूं। पर कमी क्या छोड़ दी थी? केवल उस पे एसडीएम के साइन नहीं हुए। देखिए जी, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरी कॉपी है, ये मेरे लाइसेंस की कॉपी है जी। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें सब कुछ, ये डीसी साहब का ऑर्डर नंबर है 541/PLA, जिसके तहत रिन्यू करा गया है, ठीक है जी। और केवल एसडीएम के साइन नहीं हुए हैं। और ये ऑर्डर भी 21 मई 2022 के हैं जी, और लाइसेंस रिन्यू करा गया है 15 अप्रैल 2027 तक। और यही मेरा नडाल पे भी है जी, जो इनका नेशनल पोर्टल है ऑनलाइन का। ये सारी फाइल बना हाँ जी। करके अपने अधिकारी को दी है? हाँ जी, मैंने सारी कागज दिए जी। और इसमें अब आपको एक कमाल की बात और बताऊं कि जो मैंने एप्लीकेशन दी थी ना, जो 2 बार खो गई, वो भी मेरे को कागज उनके डस्टबिन में और उनकी फाइलों में मिल गई। ये देखो जी, डस्टबिन में? ये देखो जी, ये मैंने दिया था जी। ये इसकी रिसीविंग नहीं ली थी, तो इसकी ये है ना, ये फट गया है, ये ऐसे मरोड़ के फेंका हुआ था। ये सारे कागज मैंने लगा के दिए हैं, सारे मैंने सीटीएम साहब को भी बताए हैं। और ये वो लेटर है जी जो इन्होंने ऑब्जेक्शन का लगाया मेरा, जब मैंने पैसे देने से मना कर दिया। हाँ, वैसे तो सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस नीति, भ्रष्टाचार को समूल नाश करेंगे, नष्ट करेंगे, खत्म कर देंगे, और भ्रष्टाचार नहीं है। कहीं ना कहीं हाँ जी। यही कहा जाता है कि हरियाणा से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया गया जी। है। तो यहाँ एक क्लर्क की इतनी ताकत है। क्लर्क के साथ आपने बताया था कि एक सुप्रीडेंट से भी आपकी बात हुई थी, सारे पेपर उनको दिखा दिए थे, बता दिए थे। सुप्रीडेंट ने भी सब कह दिया था कि हाँ ठीक है, आपका लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों को भी ये क्लर्क गुमराह करते रहे, और इस तरह से यही मामला आपका बनता है। हाँ जी, मेरे तो यही समझ में आ रहा है कि सरकार तो काम करना चाह रही है, पर अधिकारी उसको पलीता लगा रहे हैं जी। भाई सरकार तो कह रही है भाई समाधान शिविर भी लगा दिया आपने, उस पर वो भी हो रही है, मॉनिटरिंग भी, पर पता नहीं किस तरीके से ये अधिकारी चला रहे हैं ये सरकार के ज्यादातर कामों को। जो आप देखते हो ना जी, हर क्षेत्र में, ये तो चलो मेरा एक मसला है, आप किसी भी क्षेत्र में देखोगे कि भाई सरकार इतनी एग्रेसिव है कि भाई डेवलपमेंट के लिए, फिर भी वो नहीं हो रहा। तो मुझे समझ में आ रहा है ये अधिकारी इसमें पलीता लगा रहे हैं और सरकार की नीतियों को कामयाब नहीं होने देना चाह रहे हैं। तो साथियों, मामला देखा है कि किस तरह से शांतनु ठाकुर का जो एक इंटरनेशनल शूटर हैं, और इन्होंने एक एकेडमी खोली हुई है जिसके लेकर के इन्होंने 3 हथियार लिए हैं जिनसे अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और कहीं बाहर भी जाते हैं। और उसी मामले में मात्र एक क्लर्क के द्वारा 30,000 रुपये मांगे गए, और वो 30,000 रुपये की रिश्वत नहीं दिए जाने के कारण से पिछले 2022 से लेकर के अब 2025 का भी मई आ गया है, और अब तक उनका लाइसेंस नहीं मिला है। और शांतनु ने अपने सूत्रों से पता लगाया कि लाइसेंस इनका रिन्यू हो चुका है, लेकिन केवल क्लर्क की इच्छा शक्ति थी। क्लर्क ने धमकी भी दी थी कि अब आप अपना लाइसेंस रिन्यू करवा के दिखा देना। तो क्लर्क की धमकी के कारण से, या क्लर्क नहीं चाहता था, जिसका नाम मुकेश बताया गया है, नहीं चाहता था कि इनका लाइसेंस मिल जाए। अब हरियाणा के लोक आयुक्त के माध्यम से जो पत्र मिला है, उसके बाद अभी इनका कहना है कि इनके पास एक लेटर मिला है, और उस लेटर में 25 मई की डेट दी है कि सुनवाई के लिए जिला सेक्रेटेरिएट में यहाँ पर जाएं। लेकिन 25 तारीख को छुट्टी है। छुट्टी होने के बावजूद कैसे कोई अधिकारी किसी आम आदमी को बुला सकता है? क्या अधिकारी छुट्टी के दिन भी काम करते हैं? तो यहाँ ये जो मामला है बड़ा संगीन मामला है, और कहने को तो, देखने को तो कुछ भी मामला नहीं है, और देखा जाए तो बहुत बड़ा संगीन मामला है। एक शूटर को उसके जो अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी, गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।